जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी डीएस पर। साथियों, आज के सेशन में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे जो आपके एग्जाम आरआरबी ग्रुप डी के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपका एग्जाम 3 अगस्त से स्टार्ट है, तो अगर आप वाकई में अपने एग्जाम की एक आइडिया लेना चाहते हैं कि कैसा आपका पेपर आएगा, कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर अंतिम क्वेश्चन तक आप लोग इस सेशन को पूरा वॉच करिएगा और अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छा बना करके, तगड़ा करके ही आप अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंचिएगा। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर साइंस को करेंगे, देन आफ्टर रीजनिंग को करेंगे, देन आफ्टर मैथ को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जिसे इसके लाल भूरे रंग से अभिलक्षित किया जाता है। तो यहाँ पर किसकी बात चल रही है? यकृत की बात चल रही है, यानी लीवर की बात चल रही है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, रोजेसिया एक आम बीमारी है जो मानव के शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। यानी कि यहाँ पर रोजेसिया, अगर हम लोग बीमारी की बात करें तो ये आपके स्किन यानी त्वचा को प्रभावित करती है। राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी के साथ किया है तो बिल्कुल सही आंसर किया है। साथियों, आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करते हुए चलिए, मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ता हूं। सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा हर एक क्वेश्चन का। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की मौजूदगी में होती है, यानी ये किसकी मौजूदगी में होती है? करेक्ट आंसर ये होगा, यानी कि यहाँ पर ये डैश होना चाहिए। यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है ये आपकी क्लोरोफिल और सूर्य की रोशनी के बीच में होती है। यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। और जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहना चाहूंगा आंसर आपका बिल्कुल डिक्टो सही आंसर बनेगा। बहुत बढ़िया, नाइस सेशन। तो साथियों, अगर आपने इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सेशन को आप लोग यहाँ पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है। ऑप्शन को देखिए, राइट आंसर बताइए। यानी कि इनमें से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है, यहाँ पर देखिए क्या राइट आंसर आपका होगा, फटाफट करेक्ट आंसर बताइए। कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी नहीं, यह आपका यहाँ पर होगा लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल अगेती झुलसा रोग से प्रभावित होती है। अगर आपसे पूछे तो आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग देखो, इसका करेक्ट आंसर बताओ। तो यहाँ पर आंसर आप लोग करते हुए चलिएगा। अगर हम लोग बात करें निम्नलिखित में से कौन सी फसल, तो यहाँ पर याद कर लेना, जो आलू की फसल है ये अगेती झुलसा रोग से प्रभावित होती है। यानी अगेती झुलसा रोग किस में होता है? तो मैं कहना चाहूंगा ये आलू में होता है। आलू आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। के बाद देखिए, मानवों में आवाज द्वारा उत्पादित होती है, क्या होती है? यानी ये किसके द्वारा उत्पादित होती है? यहाँ पर ये खाली जगह होना चाहिए, द्वारा। तो ये आपका दिया गया कंठ, लैरिंग्स के द्वारा, श्वास नली, फेफड़ा या मुंह। तो यहाँ पर मैं कहूंगा मानवों में जो आवाज है ये कंठ के द्वारा ही उत्पादित होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? आपका जवाब जो होना चाहिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होना चाहिए। यानी जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, एंटीबायोटिक की खोज किसके द्वारा की गई, तो यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ये की गई। आंसर आपका भी बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय जीव रेशा यानी कि फाइबर का एक सामान्य स्रोत नहीं है? सभी लोग देखो क्या राइट आंसर बनेगा। लामा है, अल्पाका है, अंगोर बकरी है, लेकिन जेबरा नहीं है। जब नहीं है तो यही आपका करेक्ट आंसर बनेगा। इस जीवाणु के कारण दही बनता है, यानी जो दही बनता है ये किस जीवाणु के कारण बनता है? तो यहाँ पर साल्मोनेला दिया गया है, इसके कारण नहीं। क्लोस्ट्रोडियम के द्वारा नहीं। काउलोबैक्टर के द्वारा नहीं। यहाँ पर आप लोग लैक्टोबैसिलस को लॉक कर देना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन से जीवाणु के कारण दही बनता है, तो ये लैक्टोबैसिलस के कारण ही बनता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जो भी स्टूडेंट करेंगे बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 1976 में चेचक का टीका किसने खोजा था? तो यहाँ पर ये किसके द्वारा खोजा गया था? याद कर लेना, लुईस पाश्चर के द्वारा खोजा गया था क्या? नहीं। जोनास ई सॉल्व के द्वारा खोजा गया था? नहीं। एडवर्ड जेनर को याद कर लेना, इनके द्वारा ही ये 1976 में चेचक का टीका खोजा गया था। ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसके कारण फलों का स्वाद मीठा होता है? क्या उसमें शहद डाला जाता है या शहद की वजह से, या फ्रक्टोज की वजह से, या लाइपेज की वजह से, या प्रेक्टिन की वजह से? तो आपका जवाब जो होना चाहिए वो यहाँ पर फ्रक्टोज, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ये फ्रैक्टीज के कारण ही फलों का स्वाद मीठा होता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर फ्रैक्टीज होगा। और ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है साथियों, निम्नलिखित में से किसे हरित शैवाल भी कहा जाता है? ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इनके में बिल्कुल भी मत लीजिएगा, अच्छी तरीके से इनको तैयार कर लेना। इस बार आपको हर हालत में 100% ग्रुप डी के एग्जाम को क्लियर करना है। और मेरा मानना है जितनी भी क्लासेस मैं आपको रेगुलर दे रहा हूँ ग्रुप डी एग्जाम के लिए, उन सभी क्लासेस को आप लोग देखिए और अपनी तैयारी को इतना बेहतर बनाइए कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए, यानी ये आपका एग्जाम निकल जाए। क्योंकि ये एक अंतिम मौका आप लोग मानिए, इसके बाद ये मान के चलिए कि आपको मौका ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस एग्जाम को क्रैक करने का आगे मौका ही नहीं मिलेगा। जब आप ये मान लेते हैं कि ये अंतिम मौका आपके पास है, तो आप उसी हिसाब से अपनी मेहनत करते हैं। ये कभी मत सोचिए कि एग्जाम ये नहीं निकला तो अगला निकाल लेंगे, क्या दिक्कत नहीं साथियों। जितने भी दिन आपके साथ हैं, जितने चुनिंदा दिन आपके पास बचे हैं, इन सभी दिनों को यूटिलाइज करिए, इन सभी घंटों को, इन सभी मिनट को, एक एक सेकंड को अच्छे कंटेंट के साथ एक एक चीज पढ़िए। जो भी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाएं, आपका एग्जाम निश्चित तौर पर निकल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि हरित शैवाल भी कहा जाता है, तो याद कर लेना क्लोरोफाइसी, यानी ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। क्लोरोफाइसी को ही हरित शैवाल कहा जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ी बूटी तने से उगती है? अगर आपसे पूछे एग्जामिनर तो आप लोग क्या बताओगे? ऑप्शन में आपका सोआ, पुदीना, अजवाइन, धनिया दिया गया है, तो बताइए कौन सी जड़ी बूटी तने से उगती है? तो यहाँ पर सोया, पुदीना, अजवाइन, धनिया दिया गया है, तो आपका जवाब यहाँ पर पुदीना होना चाहिए। तो ये पुदीना होता है, ये जड़ी बूटी तने से उगती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी बनेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर मिनी माता रोग का प्रकोप के द्वारा जल प्रदूषण के कारण होता है। यहाँ पर एक खाली जगह होना चाहिए, सभी लोग याद कर लेना, यानी कि प्रकोप डैश द्वारा जल प्रदूषण के कारण होता है, यहाँ पर खाली जगह होना चाहिए ये प्रकोप के साइड में। तो यहाँ पर आप लोग पारा यानी मरकरी को लॉक कर देना। मिनी माता रोग, यानी कि यहाँ पर मिनी माता रोग का प्रकोप पारा मरकरी द्वारा जल प्रदूषण के कारण हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है? तो इस विषाणु का नाम आप लोग याद कर लेना, H1N1 विषाणु के कारण ही स्वाइन फ्लू होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में, आपकी शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सभी लोग आंसर देते हुए चलिएगा। आप लोग चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करते हुए चलना। नेक्स्ट, डैश मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है? क्या उपास्थि, कंडरा, मांसपेशी, या फिर अस्थिरज्जु? तो यहाँ पर आपको टेंडन याद कर लेना। टेंडन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कंडरा। जो कंडरा यानी कि यहाँ पर टेंडन है, यही मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ने का काम करता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग नहीं है? तो हृदय जो है ये हमारे शरीर का अंग है। मस्तिष्क और यकृत की अगर बात करें, लेकिन यहाँ पर पेशी जो है ये हमारे शरीर का अंग नहीं है, इसलिए नहीं है, तो यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर कर देना। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है, टूथपेस्ट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो नहीं की बात किया जाता है, तो आप लोग, अगर आपसे पूछा जाए कि किसका यूज नहीं किया जाता है, तो राइट आंसर आप लोग किस ऑप्शन का यूज करोगे? सिल्का, चूना पत्थर, या फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड, या फिर गैलेना? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या बनेगा? तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। आपसे कह रहा है, टूथपेस्ट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर सिलिका का इस्तेमाल किया जाता है, चूने पत्थर का भी यूज करते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड का भी यूज करते हैं, लेकिन गैलेना का इस्तेमाल नहीं करते हैं, नहीं किया जाता है, तो यही आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग सोने और चांदी के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? तो अगर हम लोग नाइट्रिक अम्ल की बात करें, तो इसका यूज सोने और चांदी के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, ये हो चुका है क्वेश्चन, ये भी हो चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा एक लकड़ी के बल्ले को डैश वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो मैं कहना चाहूंगा एक लकड़ी के बल्ले को अपारदर्शी वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भाई साहब, जो लकड़ी का बल्ला होता है वो पारदर्शी थोड़ी ना होता, ये एक प्रकार से अपारदर्शी होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में कह रहा है निम्नलिखित में से लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फर युक्त यौगिकों में से एक है। अगर यहाँ पर बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग एलिसिन को याद कर लेना, यानी कि लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फर युक्त यौगिक में से कौन है, तो यहाँ पर एलिसिन याद कर लेना, करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, घरेलू उद्देश्यों के लिए सफाई एजेंट के रूप में, सोडा एसिड अग्निशमन में, या बोरेक्स के निर्माण में। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर सोडा एसिड अग्निशमन के लिए कर देना, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ होना चाहिए। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली एक डिवाइस निम्न है, इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर बताइए। देखिए यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करिए, भले वो गलत आंसर हो। अगर यहाँ पर आपका आंसर गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। कम से कम आप ये तो चेक करें कि हाँ आप जो आंसर भले तुक्के से आंसर कर रहे हैं क्या वो आंसर सही हो रहा है आपका या नहीं। तो तुरंत सवाल आपके सामने जैसे आई आप 5 सेकंड के अंदर उसका करेक्ट आंसर जरूर लगा दीजिए, जिससे आप भले उसको गलत करें कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता तो चलेगा कि हाँ जो आपने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है वो सही है या गलत है। तो यहाँ पर आंसर आप लोग जरूर बताया करिए। तो यहाँ पर कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो रूपांतरित करता है ये विद्युत जनरेटर करता है। अगर आपने विद्युत जनरेटर को चूज किया है तो बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि कोई वस्तु स्थित है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा में गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। इससे ये हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन की गति का प्रथम नियम। इसको आप 2-3 बार पढ़ लो, इस कथन को 2-3 बार। अगर कोई वस्तु स्थित है या निश्चित वेग से सीधी रेखा पर गति कर रही है और यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपने प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहेगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन की गति का प्रथम नियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है। तो यहाँ पर आप लोग न्यूटन का तीसरा नियम याद कर लेना। न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है यही नियम जो है रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है, राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी के साथ जो भी स्टूडेंट कर रहे थे बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिए, कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग का अर्थ है क्या है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग बताइए, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। अगर कभी भी कोई नंबर आ जाए किलोमीटर प्रति घंटे को आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो इसको 5/18 से गुणा कर दें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 18 चक्कू आपका 72 हो जाएगा, 4 पंचे 20, यानी कि ये आपका हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड आपका करेक्ट आंसर। और अगर यहीं पर 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाए और कहा जाए कि इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए तो आपको 5/18 नहीं बल्कि 18/5 से गुणा कराना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसको 5 चक्कू 20 और 18 चक्कू 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा अगर आ गया तो आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और देखिए इस क्वेश्चन को बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। और पहली बात ये कि आप लोग काम करिए कि सेशन को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए ताकि हमें अच्छा लगे। और इस क्वेश्चन में कह रहा है यमुना जल परियोजना को लागू करने के लिए हरियाणा और किस राज्य ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर आपका होगा, सभी लोग देखो और करेक्ट आंसर फटाफट बताइए 5 सेकंड के अंदर। तो यहाँ पर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेक्ट आंसर करेंगे फटाफट बताइए। तो अभी हाल फिलहाल की बात है, यमुना जल परियोजना को लागू करने के लिए हरियाणा और राजस्थान राज्य ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि WMO का सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान IMO पुरस्कार जीता है, ये किसने जीता है, ये फ्लोरेंस रावियर ने जीता है। फ्लोरेंस रावियर का नाम आप लोग यहाँ पर याद कर लेना। और नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
आपकी स्क्रीन पर मैंने स्विच कर दिया है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत के पहले ऑफशोर समुद्र के किनारे या समुद्र में बने एयरपोर्ट के लिए किस राज्य में मंजूरी दी गई है। फटाफट आप लोग बताइए किसको मंजूरी ये दी गई है। अगर महाराष्ट्र की हम लोग बात करें तो भारत के पहले और ऑफशोर एयरपोर्ट के लिए महाराष्ट्र राज्य में मंजूरी दी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको याद कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किस राज्य सरकार ने गो ईस्ट नीति शुरू की है। तो ये असम ने शुरू की है, मणिपुर में, मिजोरम या उड़ीसा। तो मैं कहूँगा ये उड़ीसा ने ही यहाँ पर गो ईस्ट नीति शुरू की है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा। कह रहा है कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है। तो इनका नाम है दीप्ति शर्मा, और ये ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। तो अगर आपका भी जवाब ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी लोग देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर बैक्टीरियम नेताजी नामक बैक्टीरिया की एक नई प्रजाति हाल ही में किस राज्य में खोजी गई है। सभी लोग देखो, करेक्ट आंसर बताओ। तो अगर हम लोग बात करें साथियों की, यहाँ पर इसको थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि बैक्टीरियम नेताजी नाम का बैक्टीरिया की एक प्रजाति खोजी गई है, ये कहाँ पर खोजी गई है। तो ये पश्चिम बंगाल में खोजी गई है। पश्चिम बंगाल आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए साथियों, अगर आप इस सेशन को शेयर कर सकते हैं तो शेयर जरूर कर दीजिए, और शेयर करके तुरंत क्लास में आ जाइए क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट आपकी हो रही है। कह रहा है यहाँ पर किस राज्य की बैंगनी अरहर और छतरिया धान सहित 4 पारंपरिक फसलों को भौगोलिक जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये कहाँ की हैं। तो ये मध्य प्रदेश की हैं, यानी मध्य प्रदेश राज्य की यहाँ पर बैंगनी अरहर को जीआई टैग दिया गया है, और छतरिया धान को दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर 4 पारंपरिक फसलों को भी जीआई टैग दिया गया है। ये आप सभी लोग याद कर लेना, आंसर आपका ऑप्शन सी बनेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आधिकारिक रूप से कौन सा देश 61 संरक्षित स्थलों के साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर राजधानी गया है। तो यहाँ पर पता है किसकी बात चल रही है, ये आपका जवाब इटली होगा। यानी कि आधिकारिक रूप से इटली देश 61 संरक्षित स्थलों के साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर राजधानी बन चुका है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा वेन स्टोक्स ने संन्यास ले लिया है, वे किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर थे। तो याद कर लेना, वो इंग्लैंड के क्रिकेटर थे जो यहाँ पर वेन स्टोक्स थे। इन्होंने हाल फिलहाल में भी संन्यास लिया है, और ये इंग्लैंड देश के क्रिकेटर थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा पीएम फैमिली केयर ट्रैक्टर का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है। तो ये कहाँ लॉन्च किया गया है। तो ये याद कर लेना, गुजरात के गांधीनगर में लॉन्च किया गया है। पीएम फैमिली केयर ट्रैकर यहाँ पर होना चाहिए। ट्रैकर का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है, गांधीनगर में। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि भारत में कहाँ एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि तेलंगाना में एक सड़क का नाम जो रखा गया है वो डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा नोक खाइलेम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो अगर ये पूछा जाए आपसे तो आप लोग यहाँ पर मेघालय को लॉक कर देना। ये मेघालय में है, यानी कि आपको ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। नोंग खाई लेम जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये कहाँ स्थित है। तो ये आप लोग मेघालय के साथ कर देना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी शिफ्ट में आएगा, क्योंकि ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के जो नए निर्देशक बने हैं, मतलब ये क्वेश्चन जो है ये आपके शिफ्ट में पूछा जाएगा, भले आपके शिफ्ट में आए या नेक्स्ट शिफ्ट में आए। तो आप लोग यहाँ पर उपेंद्र जी राजीव को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में साथियों कह रहा है कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना की घोषणा किस राज्य ने की है। तो यहाँ पर पंजाब को लॉक कर देना। पंजाब राज्य ने यहाँ पर जो है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना की घोषणा की है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विश्व बैंक ने किस देश के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आपातकालीन वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। तो यहाँ पर आप लोग वर्ल्ड बैंक को लॉक कर देना। ये बांग्लादेश ने 1 अरब 10 करोड़, ये बहुत रुपया होता है, 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आपातकालीन वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है। विश्व बैंक ने बांग्लादेश को दिया है। ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर बनेगा, फटाफट आप लोग देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है संघाई सहयोग संगठन महिला फोरम का आयोजन किया गया है, वो कहाँ किया गया है? सभी लोग देखिए, कह रहा है संघाई सहयोग संगठन महिला फोरम 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है साथियों? ये आपका बिश्केक में किया गया है। बिश्केक आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, यानी कि एससीओ महिला फोरम 2026 का जो आयोजन किया गया है वो बिश्केक में किया गया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए साथियों इस क्वेश्चन को, और आप लोग यहाँ पर मुझे बता दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। कह रहा है दूर संचार विभाग ने किस राज्य में अचल रोमिंग सेवा शुरू की है? बताइए सभी लोग। तो यहाँ पर आपका जो जवाब होना चाहिए वो आप लोग यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश को लॉक कर देना, यानी कि यहाँ पर दूर संचार विभाग ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में अंतर अंचल रोमिंग सेवा शुरू की है। ये अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए आप लोग इसको जरूर याद कर लेना। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ था, बिल्कुल सही आंसर आपका था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इसका करेक्ट आंसर बताइए। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि हाल ही में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये कहाँ पर शुरू की गई है, मुझे बताने की कोशिश करिए, आपके क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग हिमाचल प्रदेश को लॉक कर देना। डाक विभाग के द्वारा ड्रोन आधारित जो शुरू की गई है वो हिमाचल प्रदेश में ही शुरू की गई है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और आप सभी से पूछा जा रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही हेलेना मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? देश का नाम बताइए। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करोगे? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी लोग देखो और इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर आप लोग बताइए, ये किसी और देश ने नहीं बल्कि अपने देश भारत के द्वारा ही यहाँ पर हेलेना मिसाइल को विकसित किया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि DRIV का पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? तो मैं कहूँगा MS धोनी को ही यहाँ पर DRIV का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग इसको ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। अब यहाँ पर जो रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको सेकंड पार्ट में करवाऊंगा, क्योंकि रीजनिंग सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ते हैं तो ये आपका सब्जेक्ट बिल्कुल तगड़ा हो जाएगा, इसमें आप पूरे में पूरे नंबर ले आ सकते हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा सा माइंड को अपने प्रिपेयर कर लीजिए, करोगे। तो चलिए हम लोग रीजनिंग की क्लास सेकंड पार्ट में करवाएंगे, और ये क्लास आपको कैसी लगी साइंस की आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसमें साइंस और करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, और रीजनिंग मैथ की क्लास हम सेकंड पार्ट में करवा देंगे। तब तक के लिए आप लोग इस सेशन को अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे थे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखना, ताकि जो भी क्लास लेकर आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उन सभी क्लासेस को रेगुलर वॉच कर सकें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।